नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति में अब थोड़ा बदलाव हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। अब जो है प्रश्न सीधे तौर पे भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रश्न का स्तर थोड़ा कठिनाई वाला बना करके स्टेटमेंट या फैक्ट्स के रूप में वाक्य संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस तरह की प्रश्नों की जो संभावना है यूपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में भी स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी के वीडियोस को मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूं। हार्ड क्वेश्चंस के जो थंबनेल होगा वो इसी तरीके का होगा जो आगे आने वाले वीडियोस हैं। इसके अलावा जो इजी फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अभ्यास हम निरंतर करते रहेंगे। दूसरी न्यूज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए ज्योग्राफी का, पर्यावरण पारिस्थितिकी का, एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। ज्योग्राफी में 14 वीडियोस मैंने लगा दिए हैं, एनवायरनमेंट में मैंने 14 वीडियोस लगा दिए हैं, करंट अफेयर के कुल 16 वीडियोस अब तक मैं डाल चुका हूं। इनकी प्लेलिस्ट चैनल पर तैयार कर दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, उन वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लें। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक बार ज़रूर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को। ज्योग्राफी के 14 वीडियोस मैंने लगाए हैं, खुद हैंड नोट्स हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के भी खुद हैंड नोट्स हैं, तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। काफ़ी प्रश्न जो है वहाँ से सीधे सीधे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? आज के इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी 11-12 के बुक्स में क्वेश्चंस के रूप में आपको स्टेटमेंट के रूप में बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी 11-12 अच्छे से आपने रिवाइज कर रखी है तो आज के इस वीडियो का कोई भी प्रश्न जो है आपको कठिन नहीं लगेगा। तो कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है? अभी तक आरओ या यूपीपीसीएस में सीधा सीधा एक स्टेटमेंट देके 4 राज्यों के नाम दे देता था, उसमें से हमें एक चूज करना था। लेकिन अब जो है प्रवृत्ति थोड़ी बदल रही है, तो इस तरीके से प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं 2, 3, 4। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सिर्फ प्रश्न को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, और व्याख्या कुछ वीडियोस में है और कुछ वीडियोस की मैं बताऊंगा, कुछ प्रश्नों की, माफ कीजिएगा। तो यहां पर देखिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन है, जिसमें से सही जवाब हो जाएगा चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 वाक्य दे रखे हैं। इस तरह के प्रश्नों की बात मैं कर रहा था। एनसीईआरटीज में आपको ये सब कुछ मिलेगा। अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया। सही स्टेटमेंट है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 तरह के हिमालयों की बात करी थी हमने। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसको वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक, इसके अलावा मध्य हिमालय। इनके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, ये कल के वीडियोस में मैंने बताया था, और एक बार खुद लिखित रूप में हैंड नोट्स के रूप में फिर दोबारा से आपको बताऊंगा। अब इन पर प्रश्न जो है बन रहे हैं, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत का सुदूरतम पश्चिमी भाग लवणीय दलदल पिगमेलियन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल जो दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है कन्याकुमारी में स्थित, उसको पूर्व में पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। तो ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, ना कि पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं भारत के राज्य। तो यहाँ पे सही जवाब है 1, 2 और 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के कुछ प्रश्नों की व्याख्या आप देखेंगे, बाद के प्रश्नों की व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा।
सिक्किम पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ, असम की सीमा 2 देशों के साथ, मणिपुर की सीमा 1 देश की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मणिपुर, म्यांमार, असम, बांग्लादेश, भूटान। आरो यारो में नोट कर लीजिए, एक प्रश्न जो है इस तरह का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है और ये यूपीएससी का प्रश्न है इस फॉर्मेट में। ये कठिनतम फॉर्मेट है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इस तरह का प्रश्न भी जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। 20वां प्रश्न, यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको ऑप्शन मिल सकता है कि 1, 2 सही है, दोनों ही सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, इस तरीके का ऑप्शन एग्जाम में मिल सकता है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका जो है भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखना है आपको। खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में एक ज्वारीय खाड़ी है, ठीक है, गुजरात। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाइए। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा शिमला 2295 मीटर, फिर आएगा आपका श्रीनगर, फिर आएगा शिलोंग और फिर आएगा कोहिमा। शिमला, श्रीनगर, शिलोंग, कोहिमा। ये एक बेहतरीन प्रश्न, ये भूगोल का भी हिस्सा है और आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट से संबंधित भी विषय है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट से संबंधित जो है प्रश्न सिंपल भी पूछ सकता है और स्टेटमेंट के रूप में भी बन सकते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 23, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में आपको बताया जाएगा कि पूर्वी घाटों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट सह्याद्री की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित विच्छेदित हैं। यहां पर यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित हैं, ये अनवरत और इसे केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, जबकि पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तारित है और जो पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों से अनियमित विच्छेदित होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। पूर्वी घाटी की सबसे सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में आएगी, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट में है, जबकि पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों के समानांतर उठने वाली आर्द्र हवाएं पर्वतीय वर्षा का कारण बनती है,
शेवराय और जवादी पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। तो यहां पर केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं पहले के वीडियोस में भी कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की। तो यहाँ पे ये प्रश्न इजी होना चाहिए था। पुदुचेरी अभी हाल ही में करंट अफेयर का हिस्सा है। किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था चुनाव से पहले? पुदुचेरी में लगाया गया था। किरण बेदी को हटा करके सुंदरराजन, तिमलिसाई सुंदरराजन को जो है राज्यपाल बनाया गया था। तो यहाँ पर स्टैटिक भूगोल का प्रश्न है। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले हैं। जी हाँ, नाम है पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, 4 छोटे छोटे जनपद। दूसरा स्टेटमेंट है, पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तट में अवस्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पुदुचेरी, कराईकल, यनम ये 3 जिले जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं, जबकि माहे जिला जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा फैलाव ब्रिटिश काल की विरासत है, जिसमें पुदुचेरी की सीमाएं फ्रेंच भारत की सीमाओं की तरह रखी गई। तो यानी कि 3 जनपद बंगाल की खाड़ी में, 1 जनपद अरब खाड़ी में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल और केवल 1 कथन। भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय में को और दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले बात करें, पहला स्टेटमेंट, भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर के जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी के हिसाब से मरुस्थल क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बड़ा मरुस्थल, दूसरा है छोटा मरुस्थल। बड़ा मरुस्थल का जो विस्तार है वो कच्छ के रन के किनारे से लेकर के उत्तर में लूनी नदी तक है। पूर्वी राजस्थान सिंध सीमा इसके विस्तार में आता है। छोटा मरुस्थल का जो विस्तार है वो जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से लेकर के उत्तर पश्चिम तक है। बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच चट्टानी भूमि वाला चूना पत्थर के टीलों से विभाजित एक बंजर क्षेत्र है। तो कथन 1 सही नहीं है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो उद्गम तो इसका दिखाई देता है, लेकिन ये दलदल में जाके विलुप्त हो जाती है, अरब खाड़ी में जाकर के नहीं मिलती है। तो लूनी नदी पे ही प्रश्न बनता है। लवणीय नदी है ये। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में अधिक संकीर्ण है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो केवल 2 और 3 यही स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में, आरओआरओ की परीक्षा में भी और यूपीपीसीएस में भी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? ध्यान से देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम। बी इसका सही जवाब है, बी। ये एक प्रश्न देखिए, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम बताते हैं? प्राचीन से लेके आरंभ तक आपको बताना है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। सही जवाब क्या होगा? सबसे प्राचीनतम कल के वीडियोज में मैं बता चुका हूं, अरावली है। तो प्राचीन से प्रारंभ यानी कि अभी तक लगाना है, तो अरावली। तो यहाँ पे इजी बन जाता है, ऑप्शन ज़्यादा कठिन नहीं जो है सजाए गए। तो अरावली,
इसके बाद धारवाड़ जो कि खनिज के लिए फेमस है, कुडप्पा और विंध्य। ठीक है, याद रखिएगा अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य संरचना जो है उनका जो संबंध है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से। नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित हुई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट, भारतीय प्रायद्वीप भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को उनके टुकड़ों से विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो दक्षिण की ओर ना होकर के उत्तर की ओर। पहला स्टेटमेंट गलत है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। तो केवल और केवल दो। अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एनसीईआरटी 11 की बुक में भूकंप से संबंधित जो है सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा एक बार फिर से निवेदन करता हूं, प्लेलिस्ट में 14 से भी अधिक वीडियोस मैं लगा चुका हूं। भूगोल के 14 वीडियोस में डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, उसको देखिएगा। इसके अलावा ईवीएस एनवायरनमेंट पर्यावरण पारिस्थितिकी पे 14 वीडियोस हैं, करंट अफेयर के 16 वीडियोस हैं और इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप विजिट कर सकते हैं। भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रही है। आगे है, यह उत्तर दिशा में खिसक रही है। प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है प्लेटों में से। बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठाए गए हैं और ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी का। तो भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रही है, ये बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हिमालय जो वलित पर्वत है वो भी 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है। यह उत्तर दिशा में खिसक रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। और प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो भूकंप के रूप में निकलती है, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रायद्वीपीय पठार से संदर्भित पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूप्रकृति का महाद्वीपीय भाग रहा है, सही स्टेटमेंट है। नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। महाद्वीपीय भाग के हिस्से की बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, तो बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का स्थायी जमाव है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब इस तरह के कैटेगरी के प्रश्न जो है इसको मैं कठिनाई का ही स्तर मानूंगा हल करने में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस प्री और आरओआरओ में भी बन सकता है। पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना होगा। एक बार एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? एक बात तो मैं बार बार 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि हिमालय वलित पर्वत है, हर साल 1 सेंटीमीटर या फिर कुछ हिस्सा उसका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो ये बात तो साफ है। प्रश्न भी ये बात सिद्ध कर रहा है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है। अब पूछ रहा है कि कारण बताओ, जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालय नदियाँ, सूखी झीलें, किससे सिद्ध होता है ये बात?
कि हिमालय हर साल उत्थान हो रहा है, यानी कि हर साल हिमालय बढ़ रहा है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, पूछा गया। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब तो यहाँ पे जीवाश्म निर्माण, टेथिस सागर का आपने वर्णन सुना होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हिमालयी नदियाँ, ये भी सही बात है। भूकंप और सूखी झीलें, इन चारों के वजह से ही ये सिद्ध होता है कि हिमालय अभी भी निरंतर ऊपर की ओर उत्थान हो रहा है। ऑप्शन डी है। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में टेथिस जियोसिनक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ, इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सिंधु सांगपो, सांगपो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है। सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है, सही स्टेटमेंट है। तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन के प्रॉपर्टी के अंधः क्षेपण के कारण हुआ, सही है ये भी। म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के पर्वतों का उद्भव हुआ, जिसका एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सागर के बीच में जो है एक भूमि, वो किसका उदाहरण है? वो उसका सही उत्तर होगा ये चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्थान हुआ है। वहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो जहां पे चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहां पर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, इनके बारे में कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और उसको सुमेल करना है। तो धारवाड़ आपका सुमेल होगा 3 से। अरावली कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र कोलार की खानें इस प्रणाली के अंग हैं। किसके? धारवाड़ के। अब है आपका कुडप्पा आपका सुमेल होगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र। लो और निम्न कोटि के अयस्क और खनिज पाए जाते हैं। विंध्य क्रम, ये आपका सुमेल होगा रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना, चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार, पन्ना और गोलकुंडा हीरो के लिए प्रसिद्ध लाल बथुआ पत्थर पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम, जिसपे कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सही जवाब हो जाएगा मेसोजाइक कल्प का कार्बोनिफेरस काल, वृहद कोयला क्षेत्र जैसे कि रानीगंज, झरिया, कर्णपुरा और बोकारो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ये एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में। सही जवाब हो जाएगा कुडप्पा समूह की चट्टानें। कुडप्पा समूह की चट्टानें जो है पाई जाती है पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में। कुडप्पा क्रम, जो कि जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। पेनगंगा गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में, उड़ीसा के तलचर श्रेणियों, नर्मदा सोन के ऊपरी हिस्सों में, अरावली श्रेणियों के पश्चिम में। तो ये कुछ अलग फैक्ट है, देख लीजिए। चलिए, ये हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक संकीर्ण पट्टी है। यह निम्न मग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। निमग्न, यह पत्तनों के विकास यानी कि बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। इसमें सुविकसित डेल्टा है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो रही है और हमने पढ़ा है
मैंने अपने पहले के भूगोल के वीडियोस में आपको बताया था डिटेल में कि जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो एस्चुरीज ज्वारंदमुख डेल्टास का निर्माण ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। पानी का गति जो है बहुत तेज होता है, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरीज का निर्माण करती है। जबकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका बहाव जो है इनके वृद्धापन में काफ़ी धीरे हो जाता है, जिससे कि वो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। तो पूरब और पश्चिम के बारे में आपको पता ही है, दिशा के बारे में। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है कि कौन सी नदी एस्चुरीज बनाती है, कौन सी जो है डेल्टा बनाती है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो रही है तो, ठीक है। बाकी 3 स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। चलिए याद रखिएगा, हमेशा पूर्वी तटीय मैदानों की नदियां हमेशा डेल्टा बनाएंगी और पश्चिम तटीय मैदानों हमेशा एस्चुरीज बनाएंगी, नर्मदा, ताप्ती। ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे स्टेटमेंट के रूप में। अगर उनको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो बड़ा ही इजी हो जाता है ऐसे प्रश्नों को हल करना। भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, सबसे पहले क्रम देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दोदा बेटा, फिर आएगा आपका विंध्याचल, फिर आएगा धौलागिरी, फिर आएगा कैलाश। और प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि धौलागिरी श्रेणी जो है किसके अंतर्गत आती है, वृहद महान हिमालय के अंतर्गत। नेपाल में धौलागिरी पर्वत चोटी मौजूद है 8172 मीटर की। ये पूछा गया प्रश्न है। एक बार प्रश्न और पूछा गया है कि कैलाश पर्वत किस श्रेणी में आते हैं, तो ये भी महान हिमालय, वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट वीडियोस में मैंने समझाया हुआ है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, जिसको कि लघु हिमालय भी कहा जाता है। इन पर प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। वेलिकोंडा समूह पूर्वी घाट जो वेलिकोंडा पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र रायलसीमा पठार में विस्तृत है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक विस्तृत है, जिसका मिलन जो है तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में होता है, जहां पर दोनों घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ, जिसको कि इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का विस्तार तापी नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। ये यूपी पीसीएस का एक प्रश्न है। सही जवाब है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। अगर आम भाषा में समझाना चाहूँ तो भारत में पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, दरअसल खेती बाड़ी ही नहीं होती। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की अति शीत पवनें भारत में चलती और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 -60 डिग्री होता है, जो कि साइबेरिया में होता है। तो साइबेरिया से आने वाली अति ठंडी पवनों को जो है हिमालय रोक लेता है। और हम जानते हैं याकूत जनजाति जो है साइबेरिया में रहती है। साइबेरिया में कोई आबादी नहीं है, एकदम विलुप्त कहा जाए, इक्का दुक्का लोग रहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे। तो भारत का हाल कुछ साइबेरिया जैसा हो जाता, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो अगर हिमालय जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ जो है प्राणवाहिनी है, किसानों के लिए पीने योग्य जल देने के लिए
खेती के लिए। तो हिमालय के बारे में प्रश्न जो है हर साल पूछ ही लेता है घुमा फिरा करके। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइबेरिया जैसी स्थिति हो जाती, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते हैं, -40 -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बार बार मैंने कराया है, लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ अलग है। एक तो यहाँ पर तो सिंपल तरीके से पूछा है सुमेल करने को, तो सुमेल तो कई बार आप जानते ही होंगे, लेकिन प्रश्न जो है अब यूपीपीसीएस में एक बार ऐसे पूछा गया है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। जैसे कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ये याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, जो कि महान हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड को जोड़ता है नेपाल से, ठीक है। नेपाल की सीमा के निकट तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, लिपुलेख दर्रा। यह कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख मार्ग भी है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है, तो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है लिपुलेख दर्रा, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में एक पास। नाथुला दर्रा सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, एक तरह से कहा जाए भारत और चीन के बीच का एक महत्वपूर्ण दर्रा है व्यापार के लिए भी, और यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा भी रहा। और ऐसे अगर सुमेल करने को कहा जाए तो पता ही चल गया होगा, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, जोजिला आपका कहाँ पड़ेगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख पूरा अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, और शिपकीला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक अच्छा प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये बताना है आपको। पढ़ते हैं। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी की एक ओर जो है एक नदी बहती है उत्तर में, और दूसरी नदी दक्षिण में बहती है। इस वजह से दोनों नदियों के बीच में विभाजित करता है ये पहाड़ियाँ सतपुड़ा की, तो ये स्टेटमेंट सही है। छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से प्रकृतिस्थ, ये भी स्टेटमेंट सही है, बी यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। व्याख्या जरा मैं बता दूं। दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र के पठार को शामिल किया गया है। इस तरह का दक्कन का पठार जो है त्रिकोणीय रूप में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश के विशाल चट्टान से निर्मित संरचना मालवा का पठार कहलाता है। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर के पहाड़ी और पूर्व में बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी, जिसको कि ताप्ती भी कहा जाता है, इसको पृथक करता है। सतपुड़ा श्रेणी जो है मालवा के पठार केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठार के भाग के रूप में है, जिसका जो है हिस्सा मेघालय का पठार भी है। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसका अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर का पठार आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातन शाही है, यह स्टेटमेंट सही है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यह भी स्टेटमेंट सही है। विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है,
वलन, जिसको कि वलित पर्वत भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वलित पर्वत का उदाहरण हिमाद्री है, हिमालय। विंध्य पर्वत जो है वो ब्लाक पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा, ब्लाक पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग का अवतलन हो जाए तो ऊपर उठे हुए स्थलखंड को ब्लाक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहा जाएगा, जैसा कि पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। राजमहल पहाड़ियाँ उच्च भूमि और लावा निक्षेपों से संगठित हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, सी गलत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो कि हैंड मेकिंग नोट्स के रूप में तैयार किए गए हैं। MCQ भी हैं और डायरेक्ट जो है पढ़ाया भी गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।